हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल जुगनू राज पे। मैं जुगनू कुमार फिर से उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। हम यहाँ पे आज सब क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं। और ये आपका पिछले समय में हम इसका फर्स्ट सेशन में देखे थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की बेसिक जानकारियाँ। और आज का मेरा सेकेंड सेशन है जिसमें प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 से चलेंगे आगे की ओर। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ लगातार अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए हम इस प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि इस प्रश्न में क्या कह रहा है और क्या ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आपका सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। 1 कितना हो 5 मीटर और साथ ही साथ की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बने। दूसरा कहता है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कहते हैं। तो हम आपको बता देना चाहें, यदि फिसलन पट्टी की बातचीत करें तो आप जब कभी यदि पार्क में गए होंगे तो देखे होंगे कि बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाया जाता है। बच्चों को खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी लगाया जाता है, या जब कभी स्कूल में भी आप देखते होंगे कहीं कहीं पे फिसलन पट्टी लगाया जाता है। फिसलन पट्टी यानी कि बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए, खेलने के लिए कुछ वैसी इक्विपमेंट बना दी जाती है जिसमें बच्चे जो है ना एक तरफ से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ जाकर के ढालूनुमा जगह पे क्या करते हैं, ढल जाते हैं। तो ये आपका फिसलन पट्टी होता है। बच्चे एक तरफ से चढ़ते हैं, दूसरी तरफ ढल जाते हैं। इस स्थिति में बच्चों की उम्र का भी ख्याल रखा जाता है कि आखिर ये किस तरीके से, कितना ऊंचाई से कितना ढाल हो, यानी कितना स्लोप हो, ताकि बच्चों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर 2 तरह की फिसलन पट्टी लगाई गई, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो आइए प्रश्न का सॉल्यूशन हम करते हैं और बातचीत करते हैं कैसे इस प्रश्न का सॉल्यूशन किया जाए। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पे जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे हम इसको लिख लेते हैं। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और जमीन के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण। तो हम मान लेते हैं कि ये 5 वर्ष से के उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई है ये आपका इस तरीके से। ठीक है, इसकी हाइट इतना है और साथ ही साथ फिसलन पट्टी की बातचीत की गई है। तो आपका फिसलन पट्टी इस तरीके से ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, और ये जो है जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये बनाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये ऊंचाई कितना हो गया, तो 1.5 मीटर। बच्चे यहाँ पे चढ़ेंगे, इसके लिए समथिंग कुछ इक्विपमेंट होगा, बच्चे यहाँ चढ़ेंगे और यहाँ से फिसल जाएंगे। ये आपका हो गया फिसलन पट्टी। ठीक है, ये हो गया इसकी ऊंचाई। चूंकि फिसलन पट्टी लगाई गई है तो ये जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा फिसलन, यानी कि ये दीवार जो है सो, और ये आपका फिसलन पट्टी होगा जिसपे बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे और इस तरीके से यहाँ पे स्लिप करेंगे, फिसलेंगे। चलिए, सेकेंड आपका फिसलन पट्टी जो है ना, एक ऐसा फिसलन पट्टी है जिसका हाइट कुछ ज्यादा है, यानी कि 3 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 3 मीटर और इस फिसलन पट्टी जो है काफी ढालू है, यानी कि स्लोपिंग इसका कुछ ज्यादा है इस तरीके से। ठीक है ना, और ये जमीन के साथ बना रहा है आपका 60 डिग्री। ये भी फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है। ठीक है ना, तो अब यहां से हमें करना क्या है, ये भी जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, यहां से बच्चा बैठेगा और इस तरीके से स्लोप कर जाएगा। अब यहां से आपका जो है ये दोनों फिसलन पट्टी अलग अलग हैं। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक है ना, और ये क्या है, 5 वर्ष से अधिक
उम्र के बच्चे। ठीक है, इस बात को समझिएगा, हम इसको फिगर के साथ यानी कि उसका उम्र को भी दर्शा दिए हैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर में x, यह x है। ठीक है, और लिखेंगे इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई y है। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो ट्रायंगल खींचे हैं इसका नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं यदि ये B मानते हैं और ये C मानते हैं, साथ ही साथ इसको मानते हैं P, इसको Q मानते हैं और इसको R मानते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले समझिएगा, ये आपका बन जा रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसमें फिसलन पट्टी की लंबाई इसको x माने हैं और इस फिसलन पट्टी की लंबाई को y माने। हमें निकालना है क्या, तो हमें निकालना है यहाँ से x का वैल्यू, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका जो है क्या है, ये आपका जो है सो 1.5 मीटर, और साथ ही साथ हमें इसकी लंबाई, तो आप समझिएगा ये थीटा, तो इसके सामने लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो विचार ये करना है कि लंब और कर्ण किस में आएगा। साथ ही साथ इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये त्रिभुज PQR में भी अगर जो देखा जाए तो थीटा के सामने लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो विचार कीजिए कि लंब और कर्ण किस में आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलेंगे यहाँ से छोटे त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में चलेंगे और लगाएंगे यहाँ से साइन 30 डिग्री, चूंकि साइन में ही यानी साइन थीटा या कॉसेक थीटा में ही आपका जो है P और H आता है, तो साइन थीटा बराबर लगाइएगा तो आएगा AB और बाई में आ जाएगा यहाँ से आपका AC। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ से आपका साइन 30 का वैल्यू 1/2 आएगा, AB का वैल्यू रहेगा 1.5 मीटर और बाई AC का वैल्यू हम x मान लें। ठीक है, AC का वैल्यू x मान, यदि x का वैल्यू की बातचीत किया जाए तो 15 दूनी 30 यानी 3.0 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं 3 मीटर। सेकेंड टाइम में यदि इस ट्रायंगल में चलते हैं तो बताइए ये 60 डिग्री इसके सामने लंब हो जा रहा है, ये आपका आधार हो जा रहा है, ये कर्ण हो जा रहा है। तो इसमें भी हम चलेंगे त्रिभुज PQR में, और ये थीटा के सामने लंब और निकालना हमें कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में आता है, फिर से हम अप्लाई करेंगे साइन 60 डिग्री, इसमें आएगा PQ और बाई इसमें क्या आएगा PR। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका वैल्यू कितना आता है, तो √3/2, PQ का वैल्यू 3 मीटर और बाई में आपका यहाँ से PR का वैल्यू कितना है, तो y। ठीक है ना, तो यहाँ से √3 से y में गुणा करेंगे तो √3y बराबर में आ जाएगा 3 दूनी 6 मीटर, यानी y के वैल्यू की बातचीत किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा y बराबर में लिख देंगे 6 बाई में √3, हर का परिमीकरण √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी, ये आपका मीटर में चल रहा है। यहाँ प्राप्त हो जाएगा 6√3 मीटर, 6√3 मीटर, और नीचे आपका 3 में 3 से यानी कि 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट वाली संख्या डबल है, कैंसिल हो, 3 दूनी 6 यानी कि 2.3 मीटर। इसको √3 का वैल्यू आप अगर जो पुट करते हैं तो 2 गुणे √3 का वैल्यू होता है 1.732, यहाँ रख देंगे 1.732। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 के 4 और 2 एकम 2 और 3, 3.462
4। अतः कह सकते हैं कि ये फिसलन पट्टी जो लगाया गया है 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों का, और ये जो है अधिक उम्र, इससे अधिक उम्र की बच्चों का, अधिक उम्र। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात आपको समझना होगा कि इस तरीके से ये प्रश्न का सलूशन होगा। यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगेगा उसकी लंबाई होगा 3 मीटर, और साथ ही साथ 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी उसकी लंबाई हो जाएगा 3.464 मीटर। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर से हम चलते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बोलता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, एक मीनार खींचना होगा, और मीनार को एक लंबवत रेखाखंड के रूप में हम ले लेते हैं। मान लिया जाए कि आपका एक ये बन गया मीनार, ठीक है। अब बोलता क्या है, इसकी ऊंचाई को ही मान सकते हैं ए बी। बोलता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी। तो ये मीनार हो गया आपका, ये मीनार हो गया। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, या तो बिंदु आपका बाईं ओर हो सकता है या दाईं ओर हो सकता है। चलिए हम इधर ही ले लेते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे, और यहाँ से इसके बीच की दूरी आपका बन रहा है 30 मीटर, ठीक है। अब कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो बताइए इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण कहाँ, फिर से इसी बिंदु पे बनेगा। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तब इस स्थिति में यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब आपका प्रश्न में कहा जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। यहाँ पे इसको सी मान लें। क्या बातें समझ में आएगा इसका फिगर क्या, तो यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार ये है, इसके पाद बिंदु से कोई बिंदु ये है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण फिर से यही बनेगा 30 डिग्री। अब हमें निकालना मीनार की ऊंचाई, लिख लेंगे, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है ना। यहाँ से आपका ए बी मीनार की क्या है, ऊंचाई है। आप समझ सकते हैं कि आपका 90 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये आपका समझिए कि 30 डिग्री है। तो हम थीटा से काम करेंगे, न्यून कोण से। थीटा के सामने आपका लंब आएगा और ये आधार आएगा। हमें निकालना है क्या, मीनार की ऊंचाई, यानी कि हमें निकालना है क्या, लंब निकालना है, ठीक है। ये बन रहा है आधार। तो लंब और आधार की बातचीत किया जाए तो त्रिभुज ए बी सी में बताइएगा जरा लंब और आधार किसके किसके बीच में आता। तो हम कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर आएगा यहाँ से ए बी, चूंकि लंब बाई आधार होता है, लंब आपका ए बी बन रहा, आधार बन रहा बी सी, तो ए बी बाई बी सी। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी, इसका वैल्यू आएगा √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, और ए बी का वैल्यू ए बी रहेगा और बी सी का वैल्यू 30 मीटर, अर्थात क्रॉस गुणा कीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगा √3AB बराबर में 30 मीटर। जहाँ से हम ओनली फॉर ए बी की बातचीत करें ना तो 30 मीटर और बाई में √3, ठीक है। इस तरीके से इसका हर का परमेकरण करेंगे, √3 बाई में √3, आपका ऊपर रिजल्ट आ जाएगा 30√3 मीटर। और हमको पता है कि √3 गुणे √3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा √3 का स्क्वायर, यानी ये से कैंसिल, डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं। और आपका 3 से 3 10 जा 30, यानी आपका आएगा 10√3 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका ए बी निकल के आ गया। क्या निकल के आया, ए बी। अब लास्ट में हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं, हमें निकालना क्या था, मीनार की ऊंचाई। तो लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर में, आपका यहाँ ऊंचाई को हम ए बी मान रखे थे, तो ए बी का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर। जहां से इसको और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी करना चाहे ना तब बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 10 गुणे 1.732 और गुणा कीजिएगा तो 17.32 मीटर,
ठीक है मेरे दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पर भी हो सकता है और आंसर आपका यहाँ पर भी हो सकता है। आप इसको एक लाइन आगे भी पढ़ करके लिख सकते हैं या फिर वर्ड के फॉर्म में ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को हम जो है सो क्या कह रहा है। सो बोलता है यहाँ भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो बोलता है दोस्तों कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप समझ सकते हैं जब आप पतंग उड़ाते होंगे तो आपका पतंग जो है, यदि पतंग की बातचीत किया जाए सिंपली तौर पे यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि यहाँ पर जो है एक पतंग यहाँ पे है, यहाँ पतंग उड़ रहा है, मान लिया जाए इसको मानते हैं पतंग। ठीक है, तो पतंग है तो पतंग की ऊंचाई ये ना होगा जमीन से, ये पतंग की ऊंचाई हो गया। ठीक है, और बातचीत किया जाए तो ये पतंग यहाँ से यहाँ उड़ रहा है। तो अब बताइए डोरी क्या होगा, क्या यही डोरी होगा? तो नहीं, हम पतंग जब उड़ाते हैं ना तो डोरी या तो इधर की ओर कहीं होगा या इधर की ओर होगा। तो हम यहाँ पे पतंग माने हैं और यहाँ से ले लिए हैं डोरी और इसको जमीन के किसी बिंदु से बांध दिए। जमीन के किसी बिंदु से अस्थायी रूप से, यानी कहीं हिल डोल नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं कर रहे हैं, ये आपका बन गया डोरी। ठीक है, समझ सकते हैं कि ये डोरी हो गया। ये हो गया पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई जो प्रश्न में कह रखा है। इसकी ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। तो इसको ले सकते हैं हम 60 मीटर। अब क्या कहता है? कहता है स्थायी रूप से बांध, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 मीटर। भूमि के साथ या ये आपका जमीन क्षैतिज तल बन गया या क्षैतिज रेखा खींच दिए और ये डोरी का जो झुकाव है ना भूमि के साथ, ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात ये भी कहता है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। पतंग जो होता है ना, इस तरीके से आपका जो है सो जब कभी आप पतंग उड़ाए होंगे तो आपको पता होगा, पतंग कहते हैं कि लोग इस तरीके से पतंग बच्चे उड़ाते हैं तो पतंग यहाँ पे और समथिंग ऐसे इस तरीके से आकृति बनती है। पतंग यहाँ पे है और इस तरीके से ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ तो यहाँ पे ये डोरी इस तरीके से झुका हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पतंग में ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रेट है, यानी इस तरीके से आपका सीधा लाइन, इसमें कोई ढील नहीं है। तो अब यहाँ से हमें निकालना है डोरी की लंबाई। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। ये आपका पतंग था, ये हो गई जमीन से पतंग की ऊंचाई, ये हो गया डोरी की लंबाई। अब यहाँ पे ये जमीन के साथ हाइट जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको माने ए, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे सी। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन क्या है सो लिख लेते हैं। माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, तथा ए सी क्या है, डोरी की लंबाई है, लंबाई है, डोरी की लंबाई। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है आप समझिए। यहाँ से ये आपका बन जा रहा है थीटा, और यानी कि थीटा कहने का मतलब 60 डिग्री और इसके सामने वाला भुजा आपका आ जा रहा है लंब। क्योंकि हम आकलन करेंगे यहीं से, तो ये लंब हुआ, यह आधार होगा और ये होगा कर्ण। सबसे पहले देखिए हम जो भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसमें आप एक बात को समझ लिए ना, तो बार बार इस बात को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आखिर ऐसे क्यों कैसे सोल्यूशन करें। आप समझिए कि यहाँ हमें दिया हुआ है क्या, लंब। ठीक है, पी, और ये आपका निकालना है क्या, एच, और ये थीटा। यानी हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेंगे या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे। जो दिया हुआ 100 और जो निकालना है 100, इन दोनों के बीच के रिलेशन को स्थापित करने का काम है। अब जैसे मान लिया जाए कि आपको इसके और इसके बीच रिलेशन लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं। ऊंचाई दिया हुआ तो डोरी की लंबाई लगाना है, तो होना चाहिए रिलेशन किसके साथ, पी और एच के साथ। तो जरा आप बताइए पी और एच किस में आता है? तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी में। ठीक है ना, यहाँ लगाएंगे पी और एच आता है साइन थीटा में, साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा ए बी बाई में ए सी। साइन 60 का वैल्यू आएगा √3/2 बराबर ए बी का वैल्यू है 60 मीटर
और बाई में AC का वैल्यू ऐसी रह जाएगा, यानी कि डोरी की लंबाई। इसमें से गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3 AC। यहाँ आएगा 2 से 60 में, 60 दूनी 120 मीटर। AC का वैल्यू की बातचीत किया जाए तो 120 मीटर और बाई में √3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, तो हम आपको पिछले समय भी बताएं कि जब हर में यदि कोई संख्या ऋण वाली हो तो हम यहाँ ऋण का हर यानी ऋण वाली संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं, यानी हर का परिमेयकरण जिसको कहा जाता है। √3 ऊपर और √3 नीचे। तो आप समझिए यहाँ से आएगा 120 √3 मीटर, और नीचे ऐसा नहीं कि 120 में 3 से गुणा करके टोटल को रूट में भेज दें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसमें इससे गुणा करेंगे फिर आएगा। आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कटेगा 40 दिया 120, यानी आपका AC का वैल्यू निकल के आया कितना 40 √3 मीटर। फिर पिछले समय भी बताएं कि आप चाहें तो इसको √3 का वैल्यू 1.732, देखिए यहाँ लिख देते हैं √3 का वैल्यू 1.732 लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं तक इसको छोड़ते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या निकालना था, डोरी की लंबाई लिखेंगे। अतः डोरी की लंबाई बराबर में यहां आ गया आपका क्या 40 √3 मीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं, आप देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने के लिए यानी अगला सेशन जो है हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। ठीक है।